भाई भाई मेरा मोबाइल ये है। जी डॉक्टर साहब शुरू करें। जी जी शुरू कर दें। टाइम हो गया। शुरू करें। जी जी शुरू करें। जी तो अब तक की जो क्लास हमारी हुई है यहाँ पर, तो उसका एक हल्का सा रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब तक हमने जो क्लास की है उसमें हमने ये जो इलाका है फ़लस्तीन, उसके जितने भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू थे उन पर जो है डिस्कस की। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि बनी इसराइल से जो है, बनी इसराइल कौन है और जूस का जो है क्या कंसेप्ट है, उस पर भी हमने जो है गुफ्तगू यहाँ पर कर ली थी। इसी के साथ जो ज्यूस की सिचुएशन थी फ़लस्तीन से निकलने के बाद और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, जिसकी वजह से उनके अंदर एक ज्यूस स्टेट का कंसेप्ट उभरा और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि इस मसले का जो वाहिद हल है वो एक यहूदी रियासत बनाना है, और उस पर उन्होंने फोकस किया। इसके बारे में हमने बात की थी और उनका एक थियोडर हर्जल एक लीडर जो है उभरा और उन्होंने जो है इस सहूलियत की बुनियाद रखी। इसके लिए क्या क्या कोशिशें उन्होंने की, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो जाहिर सी बात है कि खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया, जिनके ज़ेर इक़्तिदार ज़ेर हुकूमत में फ़लस्तीन आता था, और ब्रिटेन ने वहाँ पर किस तरीके से कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद किस तरीके से जो है यहूदियों को बसाया, और ब्रिटेन ने किस तरीके से जो ये कहना चाहिए कि एक तरीके से दगाबाजी की लोगों से, उसके बारे में भी हमने जिक्र किया था कि वो पे दर पे एग्रीमेंट करता जा रहा था, लेकिन उसने जो एग्रीमेंट यहूदियों से किया उस पर उन्होंने अमल किया। इस और फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जब ब्रिटिश मैंडेट फ़लस्तीन के अंदर कायम हो गया और ब्रिटेन की हुकूमत बाकायदा वहाँ 1922 से ब्रिटिश हाई कमिश्नर के ज़रिए से कायम हुई, तो किस तरीके से डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ज़मीन जो है ज़मीन पर कब्जा किया गया, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और एक ये बात भी हमारे सामने आई थी कि जो स्टेट ऑफ इसराइल बना है और फ़लस्तीन का जो मसला पैदा हुआ है, उसमें यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान जो है बताया था 1947 के अंदर 181 रेजोल्यूशन पास करके, और वो कितना डिस्क्रिमिनेटरी था, कितना इंसाफ के खिलाफ था, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अरब आबादी जो 69% थी उसको 44% लैंड इस पार्टीशन प्लान के हिसाब से जो है मुख्तस की गई थी, फिक्स की गई थी, दी गई थी, और ज्यूस आबादी जो 31% थी उसको 55% लैंड दी गई थी। हालांकि उस वक्त जो ज्यूस के पास जो लैंड थी, यहूदियों के पास जो ज़मीन थी, वो सिर्फ 6% थी। इसके बारे में हमने आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कल भी ये बात आई थी हमारे सामने कि जैसे ही जो स्टेट ऑफ इसराइल बना, और स्टेट ऑफ इसराइल बनने के बाद यानी 14 मई को ब्रिटिश फोर्सेस वहाँ से निकल गई, और 14 मई को ही वहाँ पर जो है जो इसराइल और जो यहूदी थे और उनके जो लीडर्स थे, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि स्टेट ऑफ इसराइल जो है बॉर्न हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। और 15 मई को जो तबाही हुई वहाँ पर, कि तक बेशुमार जो है अफराद
قتل عام ہوا, उनको उनके घरों से मजबूरन निकाल दिया गया. 9 लाख के तकरीबन जो है अफराद इसमें जहाँ बहक हो गए और अपने जो है उनको हाथ धोना पड़ा, उनको मौत के घाट उतार दिया गया. 9 लाख अफराद को जो हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया. इस सिचुएशन में जो है अरब इसराइल वॉर होती है 1948 में. जाहिर सी बात है कि जब ये ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अरब और इसराइल के दरमियान में वॉर होती है और उस जंग का कोई नतीजा फ़लस्तीनी आवाम के हक में नहीं निकलता है, बल्कि फ़लस्तीन इस जो इसराइल जो है इस जंग के नतीजे में 1948 की इस जंग के नतीजे में 78% लैंड पर जो है अपना कब्जा जो है कर लेता है. ये बात हमने अभी बयान की कि यूएन के पार्टीशन प्लान के मुताबिक 55% लैंड 55% लैंड इसराइल को दी गई थी, लेकिन इस जंग के नतीजे में जो अरब इसराइल वार हुई 1948 में, उस जंग के नतीजे में 78% लैंड पर इसराइल ने कब्जा कर लिया और सिर्फ 22% का इलाका फलस्तीनियों के हाथ में रहा. यही 22% का इलाका आज वेस्ट बैंक और गाजा के नाम से जाना जाता है. वेस्ट बैंक और जो ईस्ट जेरूसलम थे, इन पर जो है इन पर जो हुकूमत हुई वो ट्रांस जॉर्डन की हुई, वेस्ट बैंक पर ईस्ट जेरूसलम की, और जो गाजा स्ट्रिप थी वो जो है मिस्र के ज़ेरे इक़्तिदार आई, मिस्र की हुकूमत के अंडर में चली गई. ये बात हमको यहाँ पर समझने की है कि जो जेरूसलम है उसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ समझने की है कि जेरूसलम 2 पार्ट में बटा हुआ, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम. तो वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम इस जंग के नतीजे में ट्रांस जॉर्डन के पास चले गए. वेस्ट बैंक पर जो है वेस्ट जेरूसलम पर वो खुद कब्जा कर चुके थे इसराइल के लोग. इसी तरीके जो गाजा स्ट्रिप थी उस पर मिस्र का जो है कब्जा हो गया. तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये जो सिचुएशन थी जो 1948 के बाद बनी, ये सिचुएशन जो है तकरीबन चलती रही, छुटपुट जो है एक्सीडेंट होते रहे, लेकिन एक बड़ी जंग फिर अरब और इसराइल के दरमियान में होती है और वो 1967 की जो है जंग है. इस जंग के नतीजे में इसराइल ने जितना भी जो बाकी जो फलस्तीन था, यानी 78% पर तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया था, लेकिन जो बाकी जो 22% जो लैंड अभी बची हुई थी उस पर भी जो है इसराइल ने इस जंग के बाद कब्जा कर लिया. सीरिया के जो गोलन हाइट्स थी उस पर भी कब्जा कर लिया. इजिप्टियन जो सिनाई पेनिनसुला है, जो सिनाई डेजर्ट है, उस पर भी जो है इसराइल ने कब्जा कर लिया. और फिर अल्टीमेट जो इसका रिजल्ट निकला वो 4,30,000 दोबारा जो है फलस्तीनी जो है मुहाजिरीन बना दिए गए, वो उनके घरों से जो है निकाल दिए गए. और इसराइल जो 55% लैंड की जो बात की गई थी यूएन पार्टीशन प्लान में, अब इसराइल ने उससे 3 गुना जो है लैंड पर कब्जा कर लिया पूरे, यानी एक तरीके से समझिए तो पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया. इसी दरमियान में यूएन ने अपना एक रिजोल्यूशन पास किया 242, और ये बाद में 242 रिजोल्यूशन जो है इतना अहम हो गया कि अब जो है हर कंट्री या जो भी जो एक्टिविस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि यूएन के जो रिजोल्यूशन है 242 उसके मुताबिक पीस प्रोसेस को और इसराइल फलस्तीन के मसले को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है. अब हम इस यूएन रिजोल्यूशन 242 को समझते हैं. मैंने जो इससे पहले बात की कि यूएन ने जो रिजोल्यूशन पास किया था 181, जिसको पार्टीशन प्लान कहते हैं, उसमें फलस्तीनियों को जो जमीन दी गई थी वो 44% दी गई थी. लेकिन यूएन रेजोल्यूशन 242 ने ये बात रखी कि जो उन पर कब्जा कर लिया है इसराइल ने 1966 के वॉर के नतीजे में, तो जितनी लैंड पर उसने इस जंग से पहले का उनका कब्जा था वो कब्जा रहे, लेकिन 1967 वॉर के नतीजे में जो कब्जा इसराइल ने किया है वो उसको उन इलाकों को जो है खाली कर दे. यानी एक तरफ यूएन ने ये बात रखी कि पार्टीशन प्लान होना चाहिए, 1947 में ये बात कही, 1948 में कि पार्टीशन होना चाहिए, इतनी लैंड जो है फलस्तीनियों को मिलनी चाहिए, इतनी लैंड जो है यहूदियों को मिलनी चाहिए. लेकिन अब यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं, अब तक जो है
67 से पहले इसराइल ने जिन इलाकों को जो है कैप्चर कर रखा है, ऑक्युपाई कर रखा है, वो उन पर वापस जो है लौट जाए। यानी एक तरीके से ये अगर हम बात समझें तो कि इसराइल जितनी लैंड पर कब्जा कर ले उतनी लैंड जो है इसराइल की मानी जाएगी, और फिर एक रेजोल्यूशन पास होगा, और फिर इसराइल वो जो है उस जंग से पहले जितनी इसराइल ने लैंड जो कैप्चर की थी वो एक लीगल जो है हो जाएगा कि ये लीगल जो है लैंड थी जो कब्जा किया गया है। इस जो जो रेजोल्यूशन था, यूएन रेजोल्यूशन, इसमें 3 बातों की तरफ बहुत तवज्जो जो है दिलाई गई थी, 3 बातों की तरफ। पहली चीज तो ये थी कि इसराइल जो है जंग से पहले जिन इलाकों पर इसराइल का कब्जा था वो इसराइल खाली कर दे। ये इस रेजोल्यूशन के अंदर ये बात नहीं कही गई कि 1948 में इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया था उसको खाली कर दे, बल्कि कहा गया है कि इस जंग से पहले 1967 जंग से पहले जी 1967 जंग से पहले जो कब्जा किया था उनको इसराइल खाली करेगा, ना कि 1948 तक। इसी तरीके से इस रेजोल्यूशन में ये बात भी कही गई कि इसराइल का ये हक है कि वो जो है अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं या अपने इलाके में वो उसका राइट है टू लिव इन पीस विद इन सिक्योर एंड रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्रीज फ्री फ्रॉम थ्रेट्स और एक्ट्स ऑफ फोर्स। यानी इसराइल का ये हक है कि वो पीसफुली अपने मुल्कों के साथ, अपने जो कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ रहे। इसी तरीके से इसमें बात भी बयान की गई थी कि जस्ट सेटलमेंट ऑफ द रिफ्यूजी प्रॉब्लम, कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है स्टेट ऑफ इसराइल बनने के बाद, उस पर भी जो है कुछ तवज्जो देनी चाहिए, उसका एक सेटलमेंट होना चाहिए। लेकिन ये तीनों ही चीजें जो है इसमें हम देखते हैं कि इन तीनों चीजों पर जो है अमल नहीं हुआ, और ये बिल्कुल इसमें स्पेसिफाई नहीं था कि इसराइल को जो है किन इलाकों को जो है खाली करना है, व्हाट लैंड इसराइल शुड गिव अप, फिर जो पीस गारंटी अरब स्टेट को देनी है उसकी नोयत क्या होगी, और जो मसला जो रिफ्यूजी का, जो मुहाजिरीन का क्रिएट हो चुका है, उनका क्या हल होगा, जस्ट सेटलमेंट क्या होगा, इस पर कोई जो है तवज्जो नहीं दी गई। बहरहाल इस जंग के नतीजे में एक जो चीज शुरू हुई वो इलीगल सेटलमेंट था कि इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है जंग के नतीजे में, जो ऑक्युपाइड लैंड है, उनमें उन्होंने इलीगल सेटलमेंट जो है शुरू कर दिया, और 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन 16 इसराइली सेटलमेंट जो है गोलन हाइट्स में, और तकरीबन 1973 तक 17 सेटलमेंट जो है वेस्ट बैंक, और 7 जो है गाजा पट्टी में जो है इसराइल ने बनाना शुरू कर दिया। यानी जिन इलाकों में इसराइल ने कब्जा किया, जाहिर सी बात है कि जो बाहर से यहूदी आ रहे थे उनको बसाने के लिए सेटलमेंट्स की जरूरत थी, उनको बिल्डिंग्स की जरूरत थी और इमारतों की जरूरत थी, चुनांचे इसराइल ने इलीगल सेटलमेंट्स उन ऑक्युपाइड टेरिटरी में बनाना शुरू कर दिया। अब फिर ये दोबारा जंग का, हल्की फुल्की जंग का सिलसिला जो है लगातार चलता रहता है। फिर एक बड़ी जंग जो है अक्टूबर 1973 में हुई, जिसको योम किप्पुर वॉर कहा जाता है। योम किप्पुर वॉर इस वजह से कहा जाता है कि ये यहूदियों का एक त्यौहार था, योम किप्पुर, और वो उस त्यौहार के मौके पर ये जंग हुई, और इसमें जो है जो तनाव और कन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन पैदा हो रही थी, उसमें इजिप्ट और सीरियन फोर्सेस ने मिलकर जो है इसराइल के खिलाफ जो है उन्होंने एयर रेड शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने एयर रेड शुरू करी और उनके जो है उनको ये लगने लगा कि जो सुपर पावर्स थी उनको ये लगने लगा कि इसराइल मुकाबला नहीं कर पाएगा, चुनांचे अमेरिका ने जो आज मदद करता है उस जमाने भी मदद की, और एक ऑपरेशन निकिल ग्रास जो है एक शुरू किया, और बेशुमार जो है उनको जेट एयरक्राफ्ट और टैंक्स और हथियार और दूसरे जो भी इक्विपमेंट्स और वार जो है वो टेक्नोलॉजी हो सकती थी वो उनको जो है प्रोवाइड की अमेरिका ने। प्रेसिडेंट निक्सन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उनको सपोर्ट किया जंग के नतीजे में। जाहिर सी बात है कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ और अरब ममालिक ने ये बात देखी कि और जो है इसराइल को जो है मदद की जा रही है, तो फिर सऊदी अरबिया और दूसरे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे उन्होंने एक हथियार के तौर पर ऑयल एम्बार्गो किया, कि उन्होंने ऑयल की कीमतें जो है, क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक जो है बढ़ा दी, और तकरीबन $12 जो है पर बैरल के हिसाब से उन्होंने
कीमतें बढ़ा दी, जिनके नतीजे में जाहिर सी बात है एक प्रेशर जो है बिल्ट हुआ, और फिर जो है अमेरिका और रशिया की मदद से जो है ये एग्रीमेंट हुआ, दोनों के अंदर जो है सीज फायर हुआ। और लेकिन जो सिचुएशन थी फलस्तीनी आवाम की, वो कोई उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, वो अनचेंजेबल रही। और इस जंग के बाद अब फलस्तीनियों को ऐसा महसूस होने लगा कि हम जो बाहर से हमारी जो मदद हो सकती थी, जो बाहर के मुल्कों के जरिए से जो है मदद हो सकती थी, वो उम्मीद तकरीबन उनकी खत्म हो चुकी, क्योंकि इससे पहले जितनी जंगें हुई और अरब कंट्रीज ने जो इसराइल पर जो है हमले किए, उसमें कहीं ना कहीं ये तवक्को थी कि अरब ममालिक इसराइल पर हमला करेंगे। लेकिन इस जंग के बाद ये उम्मीद बिल्कुल जो है खत्म हो गई। इसी तरीके से जो फतेह थी और जिसने एक गुरिल्ला वार जो है इसराइल के खिलाफ वो शुरू कर चुके थे, वो गुरिल्ला वार को भी उन्होंने जो है हल्का कर दिया। और यासिर अराफात ने जो है एक प्रपोजल उनके सामने पेश किया, जो दुनिया के ममालिक थे उनके सामने पेश किया, और यासिर अराफात इस बात पर तैयार हो गए कि तकरीबन ये जो 22% का जो इलाका जो है बचा हुआ है, तकरीबन सिर्फ इसी पर जो है फलस्तीनी रियासत को बनने का जो है इख्तियार दे दिया जाए। फलस्तीनी रियासत इस 22% के इलाके पर ही जो है बन जानी चाहिए। अब ये कितना मतलब एक तरीके से कितना बोधा जो है एक प्रपोजल था कि वो यूएन जब खुद 44% की बात कर रहा है, लेकिन इसराइल ने उनकी जमीन 78% जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब फलस्तीन की जो लीडरशिप है वो 22% पर जो है राजी हो रही है, और दुनिया भी यही समझती है कि फलस्तीन जो है 22% पर फलस्तीन की हुकूमत बन जाना चाहिए। अब भी जो लोग इसराइल और फलस्तीन मसले का हल जो है पेश करते हैं, वो यही कहते हैं कि इस 22% जो वेस्ट बैंक और गाजा का जो इलाका है, उन पर जो है ये फलस्तीनी रियासत, पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाना चाहिए। इसी को मसले का हल जो है बताते हैं। यही जो प्रपोजल था, इसी ने जो है इंटरनेशनल सपोर्ट जो है इसको मिला, लेकिन खास इसका कोई फर्क अभी तक नहीं पड़ा कि कोई इस 22% पर भी फलस्तीनी रियासत जो है बन गई हो। और ये जो सिचुएशन है, ये इमेज जो है बहुत कुछ जो है अपने आप में बोल रही है कि 1917 में जो ये जो ग्रीन है, जो पैलेस्टाइन ये कहा जा रहा है, यानी एक अरब आबादी है, 1946 में जो है ये जगह जगह सफेद जो है होना शुरू हो जाता है, यानी यहूदी आबादी जो है बसती है। और 1946 और 47 में कितना बुनियादी जो है फर्क है कि कितनी बड़ी जो है यहूदी पॉपुलेशन यहाँ बसना शुरू हो जाती है। 1967 में ये पोजीशन है, और फिर 1967 के बाद जो इलीगल सेटलमेंट्स जगह जगह बनते हैं, तो आज उसकी पोजीशन ये है कि ये सिर्फ इतना हरा रह जाता है, यानी कि अरब जो है सिर्फ इतनी ही ग्रीन जो लाइन जो शो हो रही है, जो ग्रीन कलर है, उस पर जो है वो रहते हैं। यहाँ पर हमको एक बात और जो है समझनी चाहिए, जो मैंने कल भी आप लोगों से वादा किया था कि असल जो मसला है यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। असल मसला ये यहाँ पर ख़त्म इस वजह से नहीं होता है कि हम ये समझते हैं कि इसराइल का वजूद हो चुका है और इसराइल ने अपनी कोई फिक्स बाउंड्री जो है बना ली है, और अब इसराइल मजीद जो है फ़लस्तीनी जो ज़मीन है उस पर कब्जा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि उनका जो असल कंसेप्ट है वो ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट है। और ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट क्या है? ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट ये है कि बाइबल के अंदर हमसे जो है हमारे जो जद्द अमजद थे, जो इब्राहिम है, उनसे वादा किया गया था कि जो रिवर है मिस्र की, उससे लेकर जो ग्रेट रिवर है, यानी जो यूफ्रेट्स जो रिवर है, वहां तक तुम इलाका तुमको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, तुमको जो है दिया जाएगा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा था, उनकी नस्लों से वादा था। चुनांचे आज इसराइली ये कहते हैं कि जो हमारी जो जमीन है, ये मिस्र की जो नदी है, वहां से लेकर जो है फरात तक के जितने भी इलाके आते हैं वो हमारी टेरिटरी है, और उसके लिए वो कोशिशें करते हैं। अब ये जो उनका एक कंसेप्ट है, जो वो हवाला देते हैं बार बार बाइबिल का, और जो डेविड बेन गुरियन जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जो सरहद है वो क्या है, आपका कानून क्या है, तो उन्होंने कहा था कि बाइबल इज
आवर मैंडेट। बाइबल ही हमारा जो है कानून है, वो जो सरहद बताएगी वही हम उसको ही एक्सेप्ट करेंगे। गोया कि पूरे जो स्टेट ऑफ इसराइल है उसकी बुनियाद जो है उनके बकौल उनके मुताबिक ये है जो बाइबल है, कि बाइबल के अंदर हमसे वादा किया गया है कि ये तमाम इलाके जो जो नदी है मिस्र की उससे लेकर जो फरात तक के इलाके, ये तमाम इलाके इब्राहिम को और इब्राहिम के जरिए से जो है यहूदियों को दिए जाएंगे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है वो यहूदी हैं, वो बनी इसराइल है, ये इलाके इनके दिए जाएंगे। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमको समझना होगा कि क्या ये जो वादा अल्लाह ताला का है, जो जिसके बारे में वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का वादा है हमसे, क्या ये वादा कंडीशनल है या अनकंडीशनल है? क्या वो जो कुछ करते रहेंगे उनसे ये वादा जो है पूरा किया जाएगा, या उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसके कुछ शराइत हैं कि अगर उन शराइतों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनसे जो है उनको जो है ये वादा पूरा नहीं करेगा। तो खुद बाइबल के अंदर ऐसी चीजें मिलती हैं जिसमें अल्लाह ताला ये कहता है कि ये जो वादा हम कर रहे हैं ये वादा कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है कि आप चाहे जो कुछ भी करें आपसे वादा किया जाएगा, आपको ये इलाके दिए जाएंगे, चाहे आपकी रविश कैसी भी हो। चुनांचे हम देखते हैं कि ये जो बाइबल के अंदर जो चैप्टर है एक किंग और उसका बाब है 9 और जो आयत है 6 से लेकर 9 तक, इसमें ये बात बिल्कुल क्लियर जो है बयान की गई है कि अगर तुम हमारा जो है कहानी मानोगे, हमारी नाफरमानी इख्तियार करोगे, तो तुम और तुम्हारे जो बच्चे हैं, और अगर तुमने हमारे जो अहकामात हैं, जो स्टेट्यूट्स हैं, अगर उनको फॉलो नहीं किया, अगर हमारे अहकामात पर अमल नहीं किया, तो फिर ये ध्यान रखना कि आई कट ऑफ इसराइल आउट ऑफ द लैंड विच आई हैव गिवन देम। तो मैं यानी मैं का मतलब यहाँ पर खुदा है कि खुदा जो है इसराइल को, यहूदियों को, बन इसराइल को इस जमीन से निकाल देगा जो हमने उनको दिए, विच आई हैव गिवन देम, यानी उनको निकाल दिए। ये वादा अल्लाह तबारक तआला खुद उनसे कर रहा है, खुद उनकी किताबों के अंदर ये मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम इस आयत के बारे में पढ़ें कि अगर वो नाफरमान है, दे आर डिसोबीडिएंट एंड रिबेल्ड अगेंस्ट यू एंड कास्ट योर लॉ बिहाइंड देयर बैक एंड किल्ड योर प्रोफिट्स दैट टेस्टिफाइड अगेंस्ट देम टू टर्न देम अगेन टू यू एंड दे कमिटेड ऑफुल ब्लेस्फेमीज। इसमें क्लियर ये बात बयान की गई है, उनकी जो नाफरमानियां थी, उनका जो रिबिलियन था, और उनका जो कानून था अल्लाह तबारक व तआला का, उसको पशेपुस जो डालने की उनकी जो रविश थी, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। यानी ये रविश जब तुम इख्तियार करोगे तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला तुमको इस जमीन से जो है बेदखल कर देगा। इसी तरीके से उनका ये दावा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे जद्दे अमजद हैं, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हमने शुरू में ये बात बताई थी, बनी इसराइल की जो हिस्ट्री बयान की थी और नाम के बारे में जो गुफ्तगू की थी, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल, और हजरत इसहाक से जो पूरी बनी इसराइल की नस्ल चली है और हजरत इस्माइल से जो पूरी बनी इस्माइल की नस्ल चली है, तो उनका मानना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल का मतलब यह है कि बनी इसहाक से है, यानी सिर्फ बनी इसराइल से है, और वो इस्माइल को जो है हजरत इस्माइल को ये मकाम नहीं देते हैं, और वो एक कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक बांदी से पैदा हुए, चुनांचे हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं है। चुनांचे जाहिर सी बात है जब इस्माइल नस्ल से नहीं है तो विरासत में उनको जो है महरूम कर दिया जाएगा, और इसलिए ये जो वादा किया गया था इन जमीनों को देने का, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से नहीं किया गया है, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम से किया गया है। हालांकि अगर हम देखें तो इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई बांदी के बेटे नहीं थे, उन्होंने ये रिवायत गढ़ी है कि बांदी के बेटे थे। और अगर बिलफर्ज अगर ये मान भी लिया जाए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बांदी बीवी के नहीं थे, बांदी के थे, तब भी क्या बांदी का बेटा जो है बेटा तस्वर नहीं किया जाएगा? क्या उसको विरासत से महरूम कर दिया जाएगा? तो ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से वो
یہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، حالانکہ خود بائبل یہ بات بتاتی ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ یہ علاقے جو نیل سے فرات تک کے جو علاقے جو تم کو ملنے والے ہیں، اس وقت جو ہے حضرت اسحاق پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی بیٹا تھا اور وہ حضرت اسماعیل تھے۔ اسی طریقے سے خود بائبل کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا اس کی ایک نشانی کے طور پر اور خوشی کے طور پر ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے ختنہ کریں آپ اپنے بیٹے کی، چنانچہ سب سے پہلے جو ختنہ کی گئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گئی تھی، یعنی جس موقع پر یہ وعدہ کیا گیا تھا اس کے بعد، اس کے فوراً بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ جو ہے کی گئی۔ آج جو ہے یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ فلسطین جو ہے ہمارا پرومسڈ لینڈ ہے، لیکن ہم خود دیکھتے ہیں، خود بائبل کے اندر یہ بات ہم کو ملتی ہے اور خود قرآن مجید کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب ان سے فلسطین کے اندر جو ہے داخل ہونے کے لیے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اور کہا کہ تم اس علاقے کے اندر جو ہے چلے جاؤ، تو وہ انہوں نے جو ہے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ خود بائبل کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ مصر سے نکالے گئے تو وہ اپنی غلامی کو جو ہے وہاں پر یاد کر رہے تھے، اور would that we had died in the land of Egypt، وہ توقع کر رہے تھے کہ ہم مصر کے اندر ہی مر جاتے۔ why does Yahweh bring us to this land، کیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس زمین میں جو ہے لے کر آیا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہے wouldn't it be better for us to return into Egypt، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم مصر میں واپس چلے جاتے؟ یعنی ان کی جو روش تھی اس زمانے میں، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین ہماری زمین ہے، 2000 سال کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین سے ہم نکالے گئے، لیکن آپ پہلی دفعہ کے بارے میں اگر غور کریں کہ پہلی دفعہ جو خود ان کی بائبل بول رہی ہے، خود قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ تو پہلی دفعہ ہی انہوں نے انکار کر دیا تھا فلسطین کے اندر داخل ہونے سے۔ اس میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اس میں ایک ڈیٹیلڈ جو ہے میں نے ایک آرٹیکل جو ہے اس حوالے سے لکھا ہے، فاؤنڈیشنل متھس آف جو ہے زائنزم، یہ آپ کو جو ہے نیٹ پہ مل جائے گا، فاؤنڈیشنل متھس آف زائنزم اینڈ انکوائری انٹو دی لائٹ آف سیکریڈ ٹیکسٹ، کہ ان کے جو ایک طریقے سے ان کا جو دعویٰ ہے زائنسٹ کا، صہیونیت کا، اس کی کیا متھ ہے، خود ان کی کتابوں کے حوالے سے ہم نے اس آرٹیکل میں بات کی، آپ لوگ جو ہے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے کلیئرلی یہ میسج دیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خود ان کی بیوی کا جو ہے انتقال ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود فلسطین کی زمین جو ہے خرید کر ان کو جو ہے وہاں پر دفن کیا، لیکن آج جو ہے یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ 2000 سال پہلے ہم اس علاقے سے نکالے گئے، چنانچہ یہ ہمارا برتھ رائٹ ہے نا، یہ برتھ رائٹ ہے کہ ہم جو ہے واپس دنیا بھر کے جتنے بھی یہودی دنیا کے اندر بکھرے ہوئے ہیں وہ واپس جو ہے فلسطین کے اندر بس جائیں، یہ ہمارا برتھ رائٹ ہے۔ چنانچہ آج پوری دنیا کے یہودیوں کو وہ کال کرتے ہیں، اور ان کی جو لاسٹ ٹرائب ہیں جتنی بھی، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نسل سے ہے، یہودی نسل سے ہے، چاہے انہوں نے اب کوئی بھی مذہب جو ہے اختیار کر لیا ہو، مسلمان ہو گئے ہوں یا کچھ اور بھی ہو گئے ہوں، لیکن دنیا کے کسی بھی خطے کے بارے میں، ان کے انسانوں کے بارے میں، ان انسانوں کے بارے میں ان کو لگتا ہے، ان قوموں کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ یہودی نسل سے ہیں، وہ ان کو اسرائیل جو ہے بلاتے ہیں، ان کو دعوت جو ہے دیتے ہیں کہ آپ آئیے یہاں پر اور رہیے۔ یہ جو ہے ایک تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہے، آپ جو ہے اس آرٹیکل کو اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم یروشلم کے بارے میں جو ہے بات کرتے ہیں۔ یروشلم میں ہم نے ہلکی سی بات کی تھی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب یروشلم پر خلافت عثمانیہ کے بعد جو قبضہ ہوا، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، تو یروشلم پر جو ہے قبضہ ہو چکا تھا، اور برٹین کے یہ اس میں آ چکا تھا، برٹش مینڈیٹ میں جو ہے آ چکا تھا، لیکن جب یو این نے پارٹیشن پلان جو ہے بنایا تھا، یو این کے پارٹیشن پلان کے مطابق یہ انٹرنیشنل ٹیریٹری جو ہے بنائی گئی تھی۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 44% جو ہے لینڈ عرب کے لوگوں کو دی جا رہی تھی، 55% لینڈ جو ہے جیوز کو دی جا رہی تھی۔ جو 1% کا علاقہ ہے، جو یروشلم کا اور بیت لحم کا علاقہ ہے، وہ اس کو انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کے طور پر رکھا گیا تھا یو این پارٹیشن میں۔ لیکن 1948 میں جو ویسٹ بینک علاقہ ہے، یعنی جو دو حصے ہیں ایسٹ اور ویسٹ، 1948 میں جو ہے اس پر جو ہے قبضہ
कर लिया यहूदियों ने 1948 में वेस्ट जेरूसलम पर। अब वेस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और 1967 में उन्होंने ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, लेकिन यानी कि कंप्लीट जेरूसलम जो है उनके अंडर में आ चुका है। और 1980 में जी आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर साहब आपकी। डॉक्टर साहब आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है अंसर भाई? जी जी अब आ रही। जी जी आ रही है। जी आ रही आवाज़ क्लियर है। जी। तो मैं कह रहा था कि अब जो शेख जर्रा का जो रिसेंटली जो वायलेंस हुआ है, इसको समझने में हमको जो है आसानी रहेगी यहाँ पर। तो 1948 में जब वेस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया इसराइल ने, तो वेस्ट जेरूसलम की जो मुस्लिम आबादी थी वो भागकर जो है ईस्ट जेरूसलम के अंदर आ गई, और ईस्ट जेरूसलम के कुछ जो यहूदी थे वो वेस्ट जेरूसलम में जो है यहाँ पर चले गए। अब ईस्ट जेरूसलम में जो यहूदियों के जो मकानात थे या उनकी जो आबादी थी, जिन पर उनका दावा यह है कि 1948 से पहले वो यहूदियों के वो थे, तो जब 1967 में जब दोनों ही जेरूसलम पर कब्जा हो गया और ये इसराइल के कंट्रोल में आ गया, तो फिर इसराइल ने जो है एक कानून पास किया 1970 में, और उस कानून में ये कहा गया है कि 1948 में जो यहूदी ईस्ट जेरूसलम से भागकर जो है वेस्ट जेरूसलम में आ गए थे, उनको इख्तियार है कि वो वापस वेस्ट जेरूसलम से ईस्ट जेरूसलम में जा सकते हैं और अपने जो घर हैं, जो मकानात हैं, उनमें रह सकते हैं, यानी उनको दोबारा जो है वो जमीनें जो है दी जाएगी। अब वहां पर तो पहले से ही अरब मुसलमान रह रहे थे, क्योंकि जो वेस्ट जेरूसलम से मुसलमान भाग कर आए थे वो ईस्ट जेरूसलम में आए थे, और जॉर्डन के ये अंडर में आता था ईस्ट जेरूसलम। चुनांचे उन्होंने वो जमीनें उन मुहाजिरीन को अलॉट कर दी थी जो वेस्ट जेरूसलम से भागकर आए थे। लेकिन अब इसराइल ने एक कानून पास किया 1970 के अंदर और कहा है कि जो यहूदी 1948 में ईस्ट जेरूसलम को खाली कर चुके थे, अब क्योंकि 1968 में उन्होंने दोनों जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, इसको उनको वापस जाना चाहिए। उसमें एक इलाका शेख जर्रा का भी है, यानी शेख जर्रा में इस वक्त जो मुसलमान रह रहे हैं वो वेस्ट जो है जेरूसलम के हैं, और इसराइली हुकूमत ये चाहती है कि 1948 की जंग के नतीजे में जो यहूदी अपने मकान खाली करके गए थे वो वापस अब यहाँ पर जो है आने चाहिए, शेख जर्रा के अंदर आने चाहिए। ये एक कन्फ्लिक्ट की बुनियाद थी। वो केस जो है इसराइल के जो है अदालत में भी चल रहा है, और इसराइली अदालत में केस चल रहा है, इनको जबरदस्ती जो है खाली करने का नोटिस जो है दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो सालों से वहां पर रह रहे हैं, 1954 से वो वहां पर रह रहे हैं, तो अब ऐसी कंडीशन में कि जब वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपको इन इलाकों को खाली करना, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास जो है रिवोल्ट के अलावा कोई चारा यहाँ पर जो है उनके समझ में नहीं आ रहा है, और इस बात की जो है मुसलसल कोशिश करिए कि वो इन इलाकों को जो है खाली कर दें। आज जो इसराइल है वो ये कह रहा है कि 1948 में ये जमीनें क्योंकि यहूदियों की थी, इस वजह से शेख जर्रा की जो इलाका है वो यहूदियों का था, चुनांचे इनको खाली करना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि 1948 के अगर आप कानून की बात करें तो यहूदियों के पास उस वक्त सिर्फ 6% जो है लैंड थी। अगर 1948 के कानून की आप बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको वापस 6% लैंड पर लौट जाना चाहिए। आज जो 78% और उससे भी ज्यादा 93% लैंड पर कब्जा किए हुए हैं, उनको वो इलाके खाली कर देना चाहिए। तो ये एक जेरूसलम का मसला था। 1980 में इसको इटरनल एंड यूनिफाइड कैपिटल जो है बना दिया गया था। जाहिर सी बात है जब एक कैपिटल है तो कैपिटल जो है एम्बेसी जो है यहाँ पर शिफ्ट होनी चाहिए जो दूसरे ममालिक की थी। चुनांचे इस बात की धीरे धीरे कोशिश की जा रही है, और अभी शायद
जो रिसेंटली एक जो अमेरिका वगैरह ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की है, एक और कोई कंट्री है, सिर्फ 2 ही मुल्कों ने अभी अपनी कैपिटल जो है जेरूसलम के अंदर शिफ्ट किया। अब हम आते हैं गाजा के बारे में, थोड़े से हम कल भी बात की थी कि ये जो गाजा पट्टी है पूरी, ये गाजा पट्टी मैंने बताया था कि जब 1967 की जब जंग हुई तो उसके नतीजे में यानी 1948 के बाद जो है इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। 1967 ने तकरीबन पूरे फलस्तीन पर इसराइल ने कब्जा कर दिया था, लेकिन 1967 में जो विड्रॉ किया है इसराइल ने और कुछ इलाकों को खाली किया है, उनमें जो है गाजा की जो है पट्टी थी। 1948 में ये गाजा की पट्टी जो है मिस्र के कब्जे में थी, यानी मिस्र की हुकूमत में चली गई थी।